आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह पटेल जी। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज़ पर। अनामिका जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने महिला प्रकोष्ठ में भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। अगर मैं बिहार में महिलाओं की स्थिति को लेकर के आपसे बात करूं तो मौजूदा सरकार में महिलाओं के उत्थान को लेकर के क्या कुछ काम किए गए हैं? राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात लगातार होती है, क्या बीजेपी उस सीक्वेंस को फॉलो करती हुई नजर आ रही है? और जब बात पिछड़े वर्ग की महिलाओं की आती है, उनके उत्थान को लेकर के किस तरह के कदम उठाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने उदाहरण, मैं पिछड़े वर्ग से आती हूँ और मुझे एमएलसी बनाया भारतीय जनता पार्टी। हमारी महिला प्रकोष्ठ की जो धर्मशिला गुप्ता है उनको राज्यसभा भेजा, वो भी पिछड़े वर्ग से आती हैं। मुझे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बनाया गया, उसके पहले युवा मोर्चे की उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया। और राजनीति में आरक्षण का विषय तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के चिंतन का विषय रहा है, सोच का विषय रहा है, उसको परिणाम तक ले जाने की हमेशा से एक आतुरता रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो भाव है वो सनातन को लेकर है, और सनातन में आप देखते हैं कि महिला को किस तरह से नारी को सम्मानित किया जाता है। हम उस देश की सनातन की बात कर रहे हैं जहाँ गार्गी हुआ करती थी, जब विश्व में जिस समय महिलाएं एक गुलामी का जीवन जी रही होती थी, जिस यूरोप से आज हम प्रभावित हैं, उस यूरोप में महिलाएं दासी की तरह जिनके साथ व्यवहार किया जाता था, उस समय भारत में शास्त्रार्थ किया करती थी ऋग्वेदिक काल में। तो उसी मानसिकता को अपनाते हुए आगे ले जाते हुए परिणाम के रूप में आप देखिए कि संगठन में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने एक दशक से अपने यहाँ किया हुआ है। हमारे यहाँ संरक्षण में आरक्षण है, हमारे यहाँ जो संगठन है उसमें आरक्षण होता है। मतलब अगर हमारे यहाँ उपाध्यक्ष बनेंगे, 9 उपाध्यक्ष बनेंगे तो उसमें 3-4 उपाध्यक्ष महिलाएं बनेंगी। इस तरह से हमारे यहाँ किया जाता है। और अभी आपने देखा कि महिलाओं को आरक्षण बिल जिस तरह से संसद में लागू किया गया, और महिलाओं की बड़ी बड़ी पैरवी करने वाले जिस पार्टी की सुप्रीमो खुद महिला है, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारी जो मानसिकता है महिलाओं के उत्थान की मानसिकता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, एनडीए की गवर्नमेंट की जो मानसिकता है। और आप बिहार में आप देखेंगे अभी हमने विधवा पेंशन को बढ़ाया है, हमने अपनी जो बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें या ममता बहनें हैं, उनका जो देयमान है उसको हमने बढ़ाया है, क्योंकि हम संवेदनशील हैं, हम जिम्मेदार हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से हम सोचते हैं कि जहाँ भी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है वो समाज निस्संदेह बहुत ही विकासशील होता है। और यानी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाते हुए आप नजर आते हैं। अच्छा, आपने अभी बिहार की बात की, बिहार में महिलाओं की बात करी। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है, ममता जो कार्यकर्ता हैं उनके पर प्रसव जो 300 रुपये पहले मिलते थे उसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक कहाँ सो रहे थे, और जो सरकार है वो डर गई है, जिसकी वजह से अब ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। और अब आप जो ये फैसले ले रहे हैं वो केवल और केवल महिला वोटरों को लुभाने के लिए ले रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई बात करने का अधिकार ही नहीं है। वो एक गैर जिम्मेदार और व्यक्ति हैं, और इस तरह के व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता, अगर आप महिलाओं के विषय में बात करें तो ये किस व्यक्ति के बेटे हैं, उस व्यक्ति के जिसके समय में आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। और निसंदेह वो डर शब्द का उपयोग करेंगे, क्योंकि वो डर ही जानते हैं, वो यही शब्द जानते हैं। हमने संवेदना के कारण, हमें अपने दायित्व के कारण इस भाव को जीते हुए कि हमें अपनी महिलाओं की जो हमारी आधी आबादी है उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने या हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने ये भाव से फैसला लिया कि वो उनकी बहनें हैं, उनकी माओं के समान है, उनको सम्मानित किया जाए। और वो डर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके जीन में डर है, डर पैदा करना उनके जीन में है, वो इस बात को जानते हैं। और वो क्या बात करेंगी महिलाओं के विषय में जिनके समय में आईएएस की पत्नी का लगातार कई सालों तक शोषण होता रहा, उनके परिवार की महिलाओं का शोषण होता रहा। आप कल्पना करिए, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आईएएस खुद और आईएएस की जो लॉबी थी बिहार की, कितनी दयनीय और लचर स्थिति में रही होगी कि इस बात का विरोध नहीं हो पाया। या आप और कहीं विश्व के इतिहास में नहीं सुन सकते जो बिहार में सुन सकते हैं। तो तेजस्वी जी डर शब्द का उपयोग तो करेंगे ही। अच्छा, ठीक है, तेजस्वी जी डर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं उसके बारे में आपने बखूबी बताया। लेकिन सवाल अब एक ये भी उठता हुआ नजर आता है कि जब भी मौजूदा सरकार को लेकर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो क्राइम की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के बात हो, अब पुरानी लालू सरकार पर चीज़ों को ले जाते हैं। बात आपको जो 20 साल में काम किए गए हैं उनके बारे में करनी चाहिए, पिछली सरकार का जिक्र की बात। देखिए, जो इतिहास होता है, अपने एक गाने की लाइन है, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। तो लालू जी ने जो किया है, राबड़ी जी ने जो किया है अपने शासनकाल में, वो तो जब तक बिहार का इतिहास लिखा जाएगा उनके कृत्यों के बारे में बताया जाएगा। एक विषय। दूसरा विषय, आप
हम एनडीए सरकार के समय में आप अपराध की बात कर रहे हैं तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, आपने अगर उनको सुना होगा, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी संगठित अपराध या जिसे हम अपराध कहते हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों में आपने परिणाम भी देखे। अगर कुछ हमारे व्यापारी भाई की हत्या हुई तो आपने उसके परिणाम भी देखे। विषय जो व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग हैं कि नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी व्यक्तिगत मामले में कोई अपराध होता है तो निसंदेह वो समाज में हमें जो जटिलता है वो कम करनी होगी। सामाजिक लोगों को जागरूक होना होगा। सरकार अपनी जगह पूरी तरह मुस्तैद है, निर्णय लेने की स्थिति में है और सफाया करने की स्थिति में है। जो गोली चलाएगा, आपने सुना है, वो गोली खाएगा। अच्छा, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है ना कि लालू जी ने जो किया वो किया, वो पुरानी बात हो गई। अब तेजस्वी को लेकर जब हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि लालू ने जो किया वो किया, अब तेजस्वी को उसको लेकर के, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आप क्यों घेराबंदी उनके करते हुए नजर आ रहे हैं? आप एक बात देखिए ना कि जो पिता होता है, अब हम सामाजिक लोग हैं, पिता के कर्म अच्छे हो या बुरे हैं, आपने सुना है पन पे पूत पिता के काजे। जो पूत होता है वो पिता के कर्मों से पनपता है, उन्हें अपने पिता के कर्म ढोने होंगे और पिता को छोड़ दीजिए। चलिए, मैं छोड़ने को तैयार। आपने 2 या 3 दिन पहले कितना भद्दा और अश्लील इशारा तेजस्वी जी ने किया था विधानसभा में, आप सबने देखा। वो भद्दा और अश्लील इशारा याद होगा आपको, जब वो जनक जी से, सम्राट चौधरी जी से भद्दा इशारा कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा कि अश्लीलता, भय, डर, बदतमीजियां, अराजकता वो उनके खून में है और वो उसको कैरी कर रहे हैं और उसको आगे भी कैरी करेंगे। तो जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब तेजस्वी जी की बात की जाएगी तो फिर उनके पिता की भी बात की जाएगी। ये भी बात की जाएगी कि जो मैं बहुत बात लालू जी के विषय में बिहार की जनता को कहना चाहती हूँ, आपको भी कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात से कभी बहुत असहमत नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि आप जाति की बात ना करें। आप बिल्कुल जाति की बात करिए, आप पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से जातिवादी बनिए, बशर्त कि आप जातिवाद के लिए पूर्णतः समर्पित और ईमानदार हों। आप भावुक अपीलें करके सिर्फ वोट मत लीजिए। अगर जिस जाति विशेष से लालू जी या तेजस्वी जी आते हैं, बिहार में उस जाति का किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वो लालू जी ने किया है। जिन्होंने ये सिखाया कि लाठी उठाओ, उसको तेल पिलाओ, उन्होंने लोगों को ये नहीं सिखाया कि आप जाके पीसीएस निकालो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में करो, आप कोई बिजनेस करो। उन्होंने उन्हें नहीं सिखाया। उनके लिए जाति से भावुक अपीलें करके वोट लेना था और उस वोट को कन्वर्ट करके जब वो सत्ता में आए, जब वो जेल जा रहे थे, तो उन्हें राबड़ी जी के अलावा कोई भी योग्य व्यक्ति क्या अपनी जाति में नहीं दिखा था जिससे वो मुख्यमंत्री बना सकते थे। जब फिर से उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो क्या उन्हें अपने बेटे तेजस्वी के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिखा था? जब उन्हें बात ईमानदारी की है, क्या आप जाति के लिए ईमानदार हैं? बेसिकली वो ईमानदार लोग नहीं हैं। वो जातिवाद का जहर फैला के समाज को बांट के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जब उन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी होती है तो उन्हें बिहार का कोई गरीब लड़का क्यों नहीं याद आता है, यादव जाति का? तब वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, तब वो हरियाणा जाते हैं, वहाँ के सबसे समृद्ध लोगों से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। ठीक है, आपने जाति की बात जब छेड़ी दी है तो जाति को लेकर के भी अगला सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। बिहार की राजनीति को लेकर के कहा जाता है कि जो जाति के मुद्दे होते हैं, जब जाति का मुद्दा उठता है तो फिर विकास के जो मुद्दे होते हैं वो गौण होते हुए नजर आते हैं। और ये हाल केवल बिहार का नहीं है, पूरे भारत का ये हाल है। आप साउथ एशिया की बात कर लीजिए, वहाँ का ये हाल लगातार नजर आ रहा है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि बिहार में जो जाति आधारित राजनीति है उससे अब बिहार को ऊपर उठने की जरूरत है और राजनीति में ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है जो इस बंधन को तोड़े ताकि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़े? देखिए, मैं आपको 2 बात बहुत समानांतर रूप से और बहुत मजबूती से कहना चाहती हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरी व्यक्तिगत राय। हम बिहार की राजनीति की बात करें, देश में निस्संदेह जाति से ऊपर आकर बात करने की आवश्यकता है, विकास की बात करने की आवश्यकता है। मैं आपको बिहार की भी बात बताऊं, और ये एक ऐसा उदाहरण कि शायद इसकी तरफ कभी आप लोगों ने, पत्रकारों ने, किसी ने सोचा भी नहीं। मैं लगातार इस पर सोचती रही हूँ और मैं आज इस पर बहुत मुख्य रूप से बोलना चाहती हूँ। मैंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महिला मोर्चा बहुत नीचे तक काम किया, जमीनी स्तर पर। इसके बाद भी मैं एक कार्यकर्ता की तरह काम करती रही। अभी एमएलसी की तरह मैं आरक्षण क्रियान्वयन समिति की अध्यक्ष होने के नाते भी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जमीन पे जाकर काम करती हूँ। जाति जितना आपको जटिल रूप से और जितना विकृत रूप से दिखाई जाती है, ये कुछ ठेकेदार हैं जिनमें से एक लालू जी भी हैं, कुछ ठेकेदार हैं, आप यकीन मानिए मेरी बात का, जो इसको लगातार इस धारणा को पुष्ट रखना चाहते हैं कि बिहार में जातिवाद इस कदर हावी है कि सारी चीजों से संचालित होती है। आप नीचे जाइए, आप लोगों को प्रेम दीजिए, उनके काम करिए, जनता के साथ खड़े रहिए, ऐसा नहीं है। आप यकीन मानिए मेरी बात का। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ, शायद आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो जाए। आज तक किसी ने ये बात नहीं कही कि मैं कह रही हूँ अगर बिहार में जातिवाद होता तो कभी नीतीश कुमार जी, जिनकी सो कॉल्ड जाति यादव लोगों से बहुत कम थी, उसको कभी सीएम स्वीकार नहीं करती। और नीतीश जी इस बात का उदाहरण है और ठोस उदाहरण है कि बिहार के लोगों ने उन्हें कितना प्रेम दिया। अगर जाति की बात थी तो 3% थे,
और 6% थे मिला के। कुर्मी धारण जो पटेल वंशी होते हैं वो 6-7% थे। ये तो दावा करते थे कि हम 14% हैं। तो नीतीश जी को कैसे स्वीकार किया इस जनता ने? मैं आपको अपनी खुद बता रही हूँ, मुझे यादव महिलाओं ने करीब जिनकी उम्र 60 से 65 साल है, उन लोगों ने मुझे ये कहा कि जब नीतीश जी आए तो हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया ताकि हमारा लालू कभी ना आए, क्योंकि वो हमारे बेटों को लाठी चलाना और गुंडागर्दी करना सिखाता है। और नीतीश जी के कारण हमारे बेटे अब पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे। आप ये बताइए, सामने बिहार उदाहरण है। ठीक है, नीतीश जी का आपने जिक्र किया, नीतीश जी को लेकर के आपने जो है एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, इस तरह से आप लगातार कह रही हैं। नीतीश एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है बिहार आपने अगर 15 साल पहले देखा होता तो आप बिहार के बारे में कल्पना करते, और आज बिहार लोग लौट रहे हैं। नो डाउट बिहार में विकास हुआ है, वो लगातार दिख भी रहा है, और जो पुराना बिहार था उससे जो है अब समृद्ध बिहार नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश जी को लेकर के एक सवाल जरूर उठ रहा है। नीतीश जी को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या जिस तरह से विपक्ष की ओर से ये एजेंडा लगातार बनाया जा रहा है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का हम सम्मान भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार शासन के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं? और बीजेपी की अगर मैं बात करूं, क्या बीजेपी के पास कोई वो चेहरा नहीं है जो रिप्लेस के बारे में, खैर बहुत बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं, जो रिप्लेसमेंट के बारे में भी सोचे? बहुत मजबूती और स्पष्टता से जवाब दूंगी। देखिए, समझने की आवश्यकता है, हम अटल बिहारी जी के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल, जिन्होंने कहा था कि सरकार रहे या ना रहे, ये राष्ट्र रहना चाहिए, समाज रहना चाहिए। हमारे लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक चेहरा होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। पूरे देश में देख लीजिए, अनेक प्रदेशों में वैसे लोग मुख्यमंत्री बने जिनके विषय में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ किसी के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमारे किसी भी व्यक्ति को कभी भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी, हम धर्म युद्ध एक शब्द होता है और धर्म संहिता एक शब्द होता है। यहाँ धर्म का अर्थ होता है नैतिकता, संवेदनशीलता, दायित्व, अपनी बात पे रहना। उस पर जब हम खड़े रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए सम्मानीय है। हमारे पास ज्यादा सीटें होंगी, जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तब तक वो मुख्यमंत्री होंगे। जब तक उनको वो अच्छे से हमारी सारी चीजें करना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं बिहार की जनता की, वो हमारे लिए सम्मानीय है। इसमें कितना भी समय, क्योंकि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें अपने गठबंधन धर्म का पालन करना है, क्योंकि ये हमारे लिए धर्म है। ठीक है, गठबंधन धर्म की आप बात लगातार करते हैं, लेकिन विपक्ष यहाँ पर सवाल पूछता है कि जो हाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ, वो हाल नीतीश कुमार का बिहार में आने वाला समय बताएगा। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम 25 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। वो अपनी बात कर रहे हैं, शायद जैसे वो सबका हाल करते रहे, वो अपने विषय में बता रहे हैं, अपने अनुभव के विषय में बता रहे हैं। जो इस्तेमाल करने के बाद, अपराधों के बाद अपने पार्टी के लोगों के साथ क्या करते हैं, जब उन्हें सदन भेजना होता है तो किसी सीनियर अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे व्यक्ति को नहीं चुनते राज्यसभा के लिए, कहीं हरियाणा से कहीं और कोई व्यक्ति लेकर आते हैं जो उनके फंड को संचालित करता है, तो वैसे ही बात करेंगे। तेजस्वी बेसिकली एक बहुत अपरिपक्व और एक बहुत बचकाने और फूहड़ व्यक्ति है। उनकी जो फूहड़ता है उनके हर कृत्य में परिलक्षित होती है। उनकी जो फूहड़ता है वो सदन में भद्दे इशारे करने में परिलक्षित होती है, उनके बोलने में परिलक्षित होती है, और उनकी मानसिकता में परिलक्षित होती है। ठीक है, अच्छा, कैग रिपोर्ट को लेकर के भी इन दिनों खूब हंगामा मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया है। अब वो रणनीति बना रहे हैं, सभी 9 प्रमंडलों में जाएंगे, महागठबंधन के नेता वहां पर रैली करते हुए नजर आएंगे। आरोप लगातार लग रहे हैं, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के लगातार ये कहा जाता था कि भ्रष्टाचार को लेकर के उन पर आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन जब इस तरह के मुद्दों को लेकर के तेजस्वी अगर बीच में जा रहे हैं, इम्पैक्ट करेगा? तो मैंने आपसे कहा ना, डर, भय, घोटाले, ये उनकी मानसिकता में है, उनकी जुबान पर है, उनके डीएनए में है। तो घोटाले की ही बात कर सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हमारे वित्त मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी। उनके ऊपर कभी कोई तिल के बराबर भी भ्रष्टाचार का आरोप कभी लगा सका था, ना लगा सकेगा, जीवन में जीवन पर्यंत नहीं लगा सकेगा। और केक की जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, मुझे हास्यास्पद लगता है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर तेजस्वी के हाथ में केक की पूरी रिपोर्ट दे दी जाए तो उस आदमी को पसीने आ जाएंगे और गश आ जाएगा। उसको ठीक से कैरी नहीं कर सकता, वो पढ़ ही नहीं सकता। वो क्या उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या वो जगह जगह जाके आंदोलन करेंगे? और ये सब जो हुआ है उन्हीं के समय का है, और जो देरी हो रही है वो सब कुछ स्पष्ट है और स्पष्ट होगा। वो बौखला गए हैं। जिस तरह से जनता जनार्दन का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से आप किसी को भी, आप फील्ड में जाते हैं, आप देखते होंगे बुजुर्ग महिलाएं जो नहीं समझती, वो भी कहती हैं कि वो एनडीए की सरकार को चुनेंगी। तो इस तरह से वो बौखला गए, उनके पास कोई वो मुद्दा भी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी तरह की अनर्गल बातें करेंगे। अच्छा, एसआईआर को लेकर के भी खूब जो है घमासान मचा हुआ है। आरोप ये लग रहा है कि पहले आपने महाराष्ट्र चुनाव में चोरी का खेल किया है, उसके बाद अब बिहार चुनाव को आप हाईजैक करना चाहते हैं, और एसआईआर के जरिए
कोशिश आपकी ये है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के आप वोटों की चोरी कर रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका वोट काटने की कोशिश जो है आपकी ओर से की जा रही है? निंदनीय है, कितना घृणित है, कितना चिंतनीय है ये विषय कि हमारा बिहार, हमारे संसाधन और ये किनके साथ खड़े हैं? उन लोगों के साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, रोहिंग्याओं के साथ, ये किनके साथ खड़े हो रहे हैं? और ये इस बात से नहीं डर रहे हैं कि आने वाले समय में जब इनके बेटे को भी राजनीति करनी होगी तो शायद इनके साथ भी वो लोग खड़े नहीं होंगे। जिस बर्मा से उन लोगों को निकाल दिया गया, जिन्हें घुसने नहीं दे रही है वहां की सरकार, और आप लगातार ऐसे लोगों के, आपसे आज तक किसी पिछड़े, जिसकी ये बात कर रहे हैं, पिछड़े की, दलित की, गरीब की, किसी ने आपको, आप मीडिया में आके बोला कि उसका वोट खराब हो गया, कट गया? किसी ने आके, बिहार के मूल निवासी ने कभी आपको बोला? ये तो मतलब बिहारी के लिए भी ईमानदार नहीं है। बिहार के संसाधनों पर, यहाँ के सरकार पर, यहाँ जो सरकार देती है उस पर हमारा हक है, बिहार के निवासियों का हक है। बाहर का जो भी व्यक्ति होगा उसको यहाँ वोट नहीं करने दिया जाएगा, और उसको काटना बिल्कुल, ये देश हित में है, ये राष्ट्र हित में, समाज के हित में, ये बिहार के एक एक नागरिक का हमारा हिस्सा है जो कोई और ले लेगा। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी तो पूछा जा रहा है ना कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाना था, एसआईआर करना था आपको, तो वो लोकसभा चुनाव से पहले करते। जब लोकसभा चुनाव हुए तो तब भी क्या उन फर्जी मतदाताओं ने वोट डाला? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी शासकीय काम करने में एक योजना होती है, फिर उसको समय लगता है। किसी की भी, कोई भी जो आप काम करते हैं, तो उस हिसाब से सरकार ने निर्णय लिया। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप सही हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो किस समय हो रहा है? आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको इस बात से डर लग रहा है कि जो आपने ममता बहन दीदी के साथ मिलकर बांग्लादेश से, बंगाल से लोगों को बुला के, या बांग्लादेशियों को बुलाकर यहाँ पे आपने उनकी, क्यों निकल रहे हैं इतने फर्जी वोटर? क्यों निकल रहे हैं बताइए मुझे। हमने अपने मन से तो वोटर पैदा नहीं किए, एनडीए सरकार ने तो पैदा नहीं कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने तो पैदा नहीं कर दी। ये तो बिहार के एक एक निवासी को सोचना चाहिए इस विषय में कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको इतनी तुष्टीकरण क्यों, आपको इतनी तकलीफ क्यों है? अगर पिछड़ों का वोट कट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है क्या? उसमें जदयू का वोट नहीं है क्या? एनडीए का वोट नहीं है क्या? हमारे एनडीए गठबंधन की और पार्टियों का वोट नहीं है क्या? हम तो परेशान नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, आप इतने क्यों परेशान है? क्योंकि आपको पता है कि आपके सारे वो अवैध घुसपैठिए लोगों के वोट कट जाएंगे, और बड़े वोट कटने से आप हारना तो आपको तय है, और करारी शिकस्त आपको मिलेगी चुनाव में। अच्छा। आप एक्सपोज हो जाएंगे। आप कम से कम जो बिहार के तथाकथित मुस्लिमों के साथ आप खुद को उनका रहनुमा कहते हैं, उन्हीं के लिए ईमानदार हो जाइए। उन्हीं को बिहार के संसाधनों का लाभ लेने दीजिए, बाहर वालों को मत बुलाइए, बंगाल से मत बुलाइए, बांग्लादेशियों को यहाँ शरण मत दीजिए। किसी के लिए ईमानदार रहिए, यादवों के लिए ईमानदार रहिए, मुस्लिम, किसी के लिए तो ईमानदार रहिए। तेजस्वी जी, कम से कम ईमानदारी तो अपने अंदर लाइए, वो तो आप पैदा करिए जो आप में नहीं। ठीक है। अच्छा, अब बिहार की राजनीति में इन दिनों बदलाव की बात की जा रही है, और बदलाव की बात केवल विपक्ष की ओर से नहीं की जा रही है, जनसुराज पार्टी भी लगातार बदलाव की बात कर रही है। और आरोप जो जनसुराज की ओर से आप पर लगाए गए हैं, चाहे वो भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे महादलितों को 3 डेसिमल जमीन देने की बात हो, या फिर जो करीब 9 लाख के करीब लोग थे उन्हें 2 लाख रुपए रोजगार के लिए देने की बात हो, वो कह रहे हैं कि सरकार ने बातें करी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, भूमि सर्वेक्षण में इतनी देरी हो रही है, और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश भी लगातार की गई थी, वहाँ पर लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ था, तो उसे आप किस तरह से देख रही हैं? जब अरविंद केजरीवाल आया था तो मैंने एक चीज़ कही थी, और मैं प्रशांत किशोर के बारे में भी एक बात करना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो इस देश में अच्छे और सच्चे आंदोलन की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि वो भी उतना ही बड़ा धूर्त था। मैं चालाक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं धूर्त शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल भी उतना ही बड़ा धूर्त था जितना प्रशांत किशोर जितने बड़े धूर्त थे। धूर्त शब्द मैं बोल रही हूँ। और भी बहुत तरीके थे। अगर आपको समाज सेवा करनी थी, आपकी निजी महत्वाकांक्षाएं, और आपके पास बहुत सारे तरीके से जिनसे आप समाज सेवा कर सकते हैं, परंतु आप नहीं चुना क्योंकि आप उतने अति महत्वाकांक्षी और आप धूर्त थे। और ये वो व्यक्ति होगा जो बिहार में लालू जी की तरह अराजकता और जंगल राज लाना चाहता है। आपने विधानसभा घेराव की बात की, आपने उनका एक शब्द देखा, एक लाइन आपने सुनी होगी, वो कह रहे थे प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है। ये अंग्रेजों के समय में मैंने सुना था। अगर उन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की हो तो उन्हें पता हो कि भारत देश संविधान से चलता है, और संविधान में प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। सेना का प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, विधानसभा का प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, सरकारी कार्यालयों का प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, चिकित्सालयों का होता है। इवन जनसुराज पार्टी की भी कोई कार्यकारिणी होगी तो उसका एक प्रतिबंधित क्षेत्र होगा कि जब उनकी कार्यकारिणी की बैठक होती होगी तो दूसरा व्यक्ति, आम कार्यकर्ता उसमें नहीं जा सकता। तो जनता के सामने ये सस्ती लोकप्रियता दिखा के मारो मुझे मारो, मुझे मारकर दिखाओ, और फिर ये कहना प्रतिबंधित क्षेत्र तो अंग्रेजों के समय में होता था। उन भावनाओं को वर्ग लाना, उनको ये कहना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वही बातें जो सब करते रहे हैं। आने वाले समय में उनका धूर्त जो चेहरा है वो आज भी दिख रहा है लोगों को, आने वाले समय में भी दिखेगा, और आने वाली पीढ़ियां इनसे घृणा करेंगी।
सस्ती लोकप्रियता के लिए बिहार को अराजकता की स्थिति में ये क्या चाहते हैं कि यह अफगानिस्तान बन जाए। ये क्या चाहते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र जो शब्द कहते हैं, ये चाहते हैं अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं कि जहां मतलब बिल्कुल ये लैस बंद हथियार बंद लड़ाके तय करेंगे जब पुलिस को पीटा जाएगा, जब पुलिस की हत्या कर दी जाएगी, या ये वो समय लाना चाहते हैं जब पत्थरों से मार के किसी डीएम को मरवा दिया जाएगा। ये उस तरह की मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं, ये हीरो बनना चाहते हैं। ये अपना एजेंडा बताएं कि ये चाहते क्या है। आप शासन में हिस्सा लेना चाहते हो तो आप बात करिए कि आप क्या करोगे। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, आप लगातार देखिए कि पलायन कितना कम हुआ है। एनडीए सरकार के बाद आप देख रहे हैं कि कितना बाहर लोग पहले जाते थे, किस समय में लोग बाहर गए, लालू जी के समय, उसके बाद लगातार जब से विकास शुरू हुआ है। आप भी देख रहे होंगे, अगर बिहार में आपके मित्र हैं, मैं और मेरे पति इस बात का उदाहरण, 2007 में हमारी शादी हुई, यहाँ वापस लौट कर आए। हम दिल्ली में रहते थे, हम यहाँ 2007 से आए, हम लौट कर आए। और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो लौट के आना चाहते हैं। ये बहुत विध्वंसकारी, अराजक और मैं क्या जंगल राज वाली ये मानसिकता है। ये अफगानिस्तान की तरह लड़ आके जहाँ मतलब पिस्टल लेके घूमेंगे और सबको डराएंगे और सेना को मार दिया जाएगा, पुलिस को मार दिया जाएगा और शासन की रीच सुनी जाएगी। संविधान को नष्ट करने की बात कर रहा है व्यक्ति तो प्रतिबंधित क्षेत्र कहकर। ये लोगों को बरगला के भावनाओं में मुझे मारो, और ये मतलब ये कितना हास्यप्रद है। मैं बहुत हल्के स्तर पे जाके टिप्पणी नहीं करना चाहती। आप एक दिन पहले कहते हैं कि आपको गंभीर चोट लगी है और अगले दिन आप 1 घंटे के बाद फिर आप घूम कर दिखाते हैं। ये सब बहुत सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे, कुछ ठोस करो। प्रशांत किशोर को अगर राजनीति करनी है तो संवेदनशीलता के साथ बिहार की जनता के साथ बहुत नौसखी तरह से व्यवहार वो सबके विषय में कर रहे हैं। हर व्यक्ति के विषय में उनके पास लगता है कि वो रॉ के जासूस हैं। उनके पास सबके विषय में उन्होंने कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोल रखी है। आप जनता के विषय में बात करिए, और आप जिनके विषय में बात कर रहे हैं उनके विषय में तो आप बात करने लायक है ही नहीं। बेसिकली आप एक कमर्शियल मैनेजर हैं, जो मैनेजमेंट अपने डाटा एंट्रीज के साथ वो सोचते हैं कि डाटा एंट्रीज और आंकड़ों के साथ वो राजनीति में उतरेंगे। तो बिहार के जो वोटर हैं वो बहुत समझदार वोटर हैं। उन्हें पता है कि किसको वोट करना है, अपना वोट जाया नहीं करना। उनका होना कुछ नहीं है, वो एक बिना वजह बिहार का माहौल खराब कर रहे हैं। और मुझे उन पे बिहार के नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बिहार का नागरिक होने के नाते मुझे उनकी सोच से बहुत मैं असहमत ना सिर्फ हूँ, बल्कि मुझे इस बात पे गुस्सा भी आता है कि वो बिहार के लोगों को अराजक मानसिकता की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनामिका जी, आपने तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और अपना पक्ष रखा।